So, welcome to the next lecture where we are going to discuss a right way to read a income statement or profit and loss statement. कि इनकम स्टेटमेंट को सही तरीके से एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या एज अ रिटेल इन्वेस्टर किस तरह से मुझे पढ़ना चाहिए, राइट? बिकॉज वी आर नॉट अ सीए और अकाउंटेंट जहां पे हमको काफी डिटेल अकाउंटिंग का नॉलेज चाहिए, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल और स्टूडेंट फेस कि डिफिकल्टीज की नहीं, अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए तभी जाकर मैं एनालिसिस कर पाऊंगा। डेफिनेटली अगर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो यू शुड नो ऑल द लाइन आइटम एंड हाउ टू इंटरप्रेट, उनको कैसे इंटरप्रिटेशन करना है सो दैट आप उसका जब एनालिसिस करो कंपनीज का, उसके पीयर्स का, तो आपको मालूम पड़े कि अच्छा ये कंपनी ऐसा कर रही है, कंपनी ऐसा कर रही है, राइट? दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट। सो विल बी टेकिंग केयर ऑफ एटलीस्ट 3-4 केस स्टडीज भी कंसिडर करेंगे जिससे आपको नॉलेज मिले, राइट? तो यहाँ पे मैंने इसको काफी सिंप्लीफाइड किया है और हर एक चीज बारीकी से समझाया है। अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली आपको पूरा वीडियोस ये जो ट्रेडिंग है देखना ही देखना है। अगर आपको आता है तो आप आगे फॉरवर्ड करके भी बढ़ सकते हो। सो नाउ विल स्टार्ट विद द इनकम स्टेटमेंट एंड सो ऑन। सो इनकम स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इनकम स्टेटमेंट जहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, जहाँ पे आप 100 रुपीज का बिजनेस करते हो, उसमें से आपका 50 रुपए का एक्सपेंस है, तो आपके पास टोटल कितना बचता है? प्रॉफिट 50 रुपए। तो सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट या फिर सिंपल मैं कहूँ इंडिविजुअल इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या मतलब कि अगर मेरी महीने की सैलरी, फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है मेरी, अगर महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो मैं क्या करता हूँ 1 लाख रुपए के अंदर में मेरा राशन का खर्चा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 रुपए का आता है, मेरा लाइट बिल 5,000 का आता है, मेरा यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस जो ईएमआईज आते हैं वो फॉर एग्जांपल 20,000 का आता है, 20 से 25,000 का आता है, फिर जो नॉर्मल लेजर से ये सब रहता है घूमने फिरने में, वहां पे 15,000 का आता है। सो दिस इज हाउ योर एक्सपेंसेस है। उसके बाद जो आपका जो भी बचता है, मतलब यहाँ पे या ये हो गया आपका 15 आपका, ये हो गया 30 के, एंड अदर कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने ये लिया, टर्म लोन लिया है फॉर एग्जांपल, वहां भी हम 20,000 डाल देते हैं, तो 50, तो आपका बचता है कितना? 70, यहाँ पे सॉरी 30,000 बचता है। सो दिस इज योर एक्चुअली 30,000 आइदर यू विल कीप इन सेविंग अकाउंट, जो आपका सेविंग्स हो गया है, ठीक है? तो ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट है कि मेरा जो इनकम है, जो जॉब करने वाले उनकी सैलरी होती है और उसके पीछे सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और आपके पास मंथ के आखिरी में 30,000 बचता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, पूरा उड़ जाता है मोस्टली लोगों का। तो 30,000 रुपया। तो इसी तरह आपको कंपनी को भी देखना है। कंपनी में भी क्या होता है, सेम कंपनी एक एंटिटी है, जो कि एक तरह से एक एंटिटी, उसको भी एज अ पर्सन हम ट्रीट करते हैं कि कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, कंपनी फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, फॉर एग्जांपल पेन का हम ले लेते हैं कि 10 पेन बनाता है, पर की पेन की कीमत 100, यहाँ पे 10 रुपया रखते हैं या 100 रुपया रखते हैं। अच्छा पेन बनाते हैं 100 रुपये का रखते हैं, तो इनका सेल होता है 1,000 रुपीज का, राइट? उसको बनाने के पीछे सारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस सारे के सारे मिला करके यहाँ पे इनका 700 रुपया खर्चा हो जाता है एक्सपेंसेस। तो इनका प्रॉफिट कितना बचता है यहाँ पे? ऑलमोस्ट 300 रुपये का प्रॉफिट बचता है, राइट? सो कंपनी और इंडिविजुअल में दोनों ही क्या कॉमन है? प्रॉफिट, एक्सपेंस एंड सेविंग, राइट? ये आपको समझा। तो कंपनी के अंदर में जो मैंने आपको समझाया कि एक रेवेन्यू रिकग्निशन होता है, रेवेन्यू रिकग्निशन करने के लिए उस प्रोडक्ट को बेचने के पीछे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल होते हैं, उसकी कॉस्ट होते हैं, आपका सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, उस पर टैक्सेस पे करते हैं, डेप्रिसिएशन होता है जो मशीन आपने सेटअप किया। तो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 700 रुपए का कंसिडर किया, तो आपके पास 300 रुपए का प्रॉफिट बचता है। सो इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल और कंपनी दोनों ही सेम है, सिर्फ कंपनी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसमें बहुत सारे चीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? एज अ इंडिविजुअल वी नो कि हमारी ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन एज अ कंपनी जब आती है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कंपेयर किया इंडिविजुअल को लेकर के और एक कंपनी को लेकर के, राइट? तो यहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला रहेगा कि इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता क्या है। टॉप लाइन को आप रेवेन्यू कहते हैं या सेल्स कहा जाता है, टॉप लाइन, और प्रॉफिट को हम बॉटम लाइन कहते हैं, ठीक है? बॉटम लाइन में कितना जनरेट करे, बॉटम लाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने मेरा एकदम पहला जो स्टॉक एनालिसिस का कोर्स अगर देखा है, जो कि काफी बेसिक बनाया था मैंने, उसके बाद मैंने उसको और अपग्रेड करने का प्लानिंग किया, वहां पे मैंने पानी पूरी का एग्जांपल लिया था, जो कि 1.5 से 2 साल पहले वो कोर्स रिकॉर्ड हुआ है। तो वही एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, लेकिन अब इसको हम डिटेल में और डिकोड करेंगे। अगर हम आगे जाने से पहले जो हम डिटेल में पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे। मेरा यहाँ पे मैंने क्या किया ना कि ये मेरा, मैंने यहाँ पे सूरज लिया, सूरज एक्चुअली मेरा एनालिस्ट है। सो
ये क्या करता है कि 100 रुपीज का 100 रुपीज पानी पूरी प्लेट्स फॉर 20, मतलब 100 पानी पूरी बेचता है 20 रुपए के हिसाब से। तो मतलब अगर 100 प्लेट है, 100 प्लेट वो दिन में लगाता है, मतलब शाम को 4 से लेकर के रात के 10 बजे तक लगाता है, ठीक है। उसमें वो 100 प्लेट बेच देता है, 100 प्लेट बेचता है और पर प्लेट की कीमत रखता है 20 रुपए, ठीक है। तो उसका बिजनेस हो जाता है 2,000 रुपए का। ये आपका टॉप लाइन हो गया, रेवेन्यू हो गया, सेल्स हो गया, ये जो भी आपको देना है, ये आपका 2,000 रुपीज का सेल्स हो गया। अब पानी पूरी का जो बिजनेस है उसके अंदर में आपको पता होगा, पूरी का पैकेट है, मैंने कल ही परचेस किया था, 30 रुपीज का आता है। एंड उससे महंगा अगर आप लोगे वो वाला फूगा हुआ तो वो अराउंड 40-50 रुपीज का आता है। तो उसने वैसे बहुत सारे पैकेट्स लिए, उसका कॉस्ट था 6 पैकेट लिया जिसका 300 रुपए का पूरी का कॉस्ट था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली खरीदे कुछ आते हैं या खुद बनाते भी हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट पानी पूरी बनाने के लिए 200 रुपए का लगा, ठीक है। जहाँ पे उसको खड़ा करना है, जहाँ पे रेंट देना है, वहाँ पे जो मशीन्स होते हैं, जो स्टोव होते हैं, राइट, मतलब जिसके बर्नर्स होते हैं, जिसके ऊपर आपका जो मसाला होता है गर्म होता है, उसका कीमत ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टोव का 500 रुपए है। तो उसका एक्सपेंस कितना हो गया, 1,000 रुपए के आसपास का, ये इसका एक्सपेंस मैंने यहाँ पे लिखा है। तो रेवेन्यू यहाँ पे हमने लिखा है कि टोटल का ये जो सूरज है 2,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, टोटल एक्सपेंस इसका 1,000 रुपीज का है, राइट, ये सारा का सारा। एंड नेट प्रॉफिट कितना होगा, नेट प्रॉफिट का कितना, 1,000 रुपीज का प्रॉफिट है, जो कि काफी ह्यूज है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आपको 10 से 15% का भी मार्जिन मिल जाए ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस आप कर रहे हो, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, राइट। दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल, अब यही चीज ये इनकम स्टेटमेंट में आपको बताया कि ये बिजनेस जनरेट कर रहा है। कभी कभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेवेन्यू रिकग्निशन है कि जो भी आए 10 लोग ने कहा, अभी कभी कभी क्या होता है पानी पूरी के यहाँ पे जहाँ पे आप खाने जाते हो स्टॉल पे, तो कुछ लोग आते हैं कि नहीं भाई, ये जो 100 प्लेट इसने बेचा है ना, 100 में से 20 प्लेट जो है उसका उधारी पे दे दिया उसने, मतलब एक तरह से आपका रिसीवेबल्स है कि इनका पैसा आया ही नहीं, बट स्टिल यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड कि आपका सेल्स हुआ है 2,000 का, क्योंकि आपका एक्चुअल में जो पूरी था वो तो चला गया ना, आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, जो पैसा था उसमें जो लगा था मटेरियल में, स्टोव में, वो तो चला गया। तो इसके लिए इसको 2,000 का रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये आए ना आए वो पता नहीं, तो इस चीज को क्या होगा, ये जो 20 हुआ है ये डायरेक्टली आपका रिसीवेबल में चले जाएगा, और उसके अंदर फिर सीएफओ में दिखाएगा कि एक्चुअली इस बंदे के अकाउंट में सूरज के सिर्फ 80 रुपए आया था, मतलब सॉरी, मतलब 20 अगर हटा देंगे तो 1,600 रुपए ही आए थे, बाकी के 400 रुपए एज अ रेवेन्यू नहीं आया था बिल्कुल भी, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो और डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए इनकम स्टेटमेंट कभी कभी आपको डिटेल में चेक करना पड़ता है। यहाँ से हमने आपको एक सिंपल पानी पूरी का बिजनेस एक्सप्लेन किया कि कैसे बिजनेस होता है, उसके पीछे रॉ मटेरियल्स क्या लगते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं, इक्विपमेंट क्या लगता है, उससे वो कितना फिलहाल निकाल रहा है और इतना मार्जिन पॉसिबल नहीं है। सो अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको देख सकते हैं जो इनकम स्टेटमेंट का कंपोनेंट है क्या क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ रेड में है, यहाँ पे कुछ ग्रीन में है। तो ये रेड मतलब आपका माइनस साइन है, और इक्वल तो समझ में आ जाता है आपको, कहीं पे प्लस नहीं है फिलहाल के लिए, ये इनकम स्टेटमेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट में एक होता है रेवेन्यू और सेल्स, यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसके अंदर में कोर सेल्स होते हैं और एक आपका नॉन कोर सेल्स होता है। मतलब जैसे कि सूरज का कोर बिजनेस है पानी पूरी का, जहां से पूरा बिजनेस करता है, लेकिन कुछ कुछ मटेरियल उसके ऐसे ही बच जाते हैं, बाद में वो रख देता है, मतलब एक तरह से स्क्रैप अगर हम कंसिडर कर, या कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, राइट, वो स्टील बनाता है, ठीक है, स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद उसके अंदर कुछ स्क्रैप बच जाता है, वो स्क्रैप को फिर से बेच करके बिजनेस लाता है। मतलब उसका कोर सेल से अराउंड 80% का बिजनेस आता है, और बाकी जो स्क्रैप है, जो उसका स्क्रैप बेच करके वो 20% से आता है। तो ये इसका हो गया कोर इनकम और नॉन कोर इनकम। लेकिन कंपनी डिपेंडेंट किस पे है, इस पे इनकम है। तो हमको देखना है कि नॉन कोर सेल्स कितना जनरेट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब पी कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे वो दोनों सेल्स को ऐड करके जो प्रॉफिट आता है वो कंसिडर कर लेते हो। तो आपको कोर इनकम को कंसिडर करके पी मल्टीपल कैलकुलेट करना होता है, ना कि अदर जो नॉन कोर सेल्स है वो भी कंसिडर करना रहता है। बहुत सारे लोग अदर इनकम भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मैं सिंपल में कहूँ तो जो पानी पूरी के लिए हमने इक्विपमेंट लिया था, इंग्रेडिएंट लिया था, राइट, पानी पूरी का पैकेट खरीदा था, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है इससे, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से माइनस करने के बाद। उसके बाद मैंने किसी को वहां पे पानी पूरी की दुकान पे खड़ा किया, राइट, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, राइट, उसके रिसीप्ट दिए, ये सारा का सारा इसमें आएगा। उसके बाद मैंने ये भी पे कर दिया। उसके बाद मेरे पास इबिट्टा बचा, मतलब समझाने के लिए, इबिट्टा बचा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, जो और हम डिकोड करेंगे फर्दर। एंड उसमें से अदर इनकम को माइनस कर दिया मैंने, मतलब जो कुछ इंटरेस्ट इनकम मेरे पास आया होगा, क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 80 रुपए का बिजनेस कर लेता हूँ, तो उसमें से क्या करता हूँ, कुछ पैसे जो पहले के रिटेन अर्निंग है उसको मैं एफडी में डाल देता हूँ, आरडी में डाल देता हूँ,
म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, तो वो पैसा भी आता है। सो अदर इनकम में कंसिडर करता हूँ, लेकिन ये कोर इनकम से तो नहीं आया बिल्कुल भी, तो उसको क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। राइट। उसके बाद डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, जैसे कि सूरज ने स्टोव खरीदा या दूसरा कुछ चीज खरीदे जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगे, इधर स्ट्रेट लाइन मेथड से करो कि हर साल मैंने जो स्टोव खरीदा 500 रुपए का है, समझने के लिए उसके ऊपर मैं 10% से डेप्रिशिएट करूंगा। एक साथ 500 रुपया डायरेक्टली तो नहीं कर सकता हूँ ना, तो 10% हर साल करते 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 मैं 10 साल तक जो भी करना है ले जाऊंगा। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी से, सूरज ने उस बिजनेस को रन करने के लिए 40 रुपए किसी से उधार लिया रहेगा, राइट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है क्वार्टरली ईयरली जो भी है। उसके बाद बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका अगर बिजनेस ज्यादा होता है तो सरकार को टैक्स भी पे करना है, टैक्स पे करने के बाद उसके बाद जो बचता है वो पैट होता है, नेट इनकम होता है, जो भी आपको नाम देना है। सो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गो अहेड। सो यहाँ पे पहले आ जाते हैं, हमारा जो आता है उसमें हमने देखा था क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से माइनस होकर के आता है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे समझाने के लिए ले लेते हैं कि कोई बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे मैं बिजनेस आपको केस स्टडीज भी दिखाऊं। कोई बिजनेस है, यहाँ पे ये सेल करता है 100 रुपए का, 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया पानी पूरी के बिजनेस से, या 1000 रुपए का या 2000 रुपए का जो भी जनरेट किया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मटेरियल्स इसके अंदर लगे थे ए टू जेड, रॉ मटेरियल, खास करके रॉ मटेरियल, इसमें सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, आपका रॉ मटेरियल्स आ जाएगा, आपका जो भी इक्विपमेंट है वो लगेगा, राइट, बेलन वेलन जो भी इसके अंदर में सारा का सारा आ जाएगा, राइट। तो ये आपका हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 60। आपके पास बचता कितना ग्रॉस प्रॉफिट, 40%, 40। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा ना, ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जिस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज्यादा होता है, या फिर ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो हर कंपनी का अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल लॉरस लैब का अलग होगा, या दीविस का अलग होगा, या एलिकॉन इंजीनियरिंग का अलग होगा, या आपका दीपक नाइट्रेट का अलग होगा मे बी, लेकिन अर्किन केमिकल का अलग होगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। सो इससे क्या इंसाइट मिलता है बेसिकली, अगर किसी कंपनी का फॉर एग्जांपल अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 40 आया है, तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर, मार्जिन कैलकुलेट करना है, तो क्या करूंगा यहाँ पे, 40 डिवाइड बाय 100, तो मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना आ गया, 40%, विच इज वेरी हाई इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इतना बहुत ज्यादा है, मतलब कुछ तो, अगर ये अगर ज्यादा है, मतलब अगर आपका, अगर ग्रॉस मार्जिन अगर हाई है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास कुछ ना कुछ बिजनेस मोट है। मोट मतलब कंपनी के पास या तो मोनोपोली है, मार्केट शेयर हाई है, कॉम्पिटिटिव एज है, या फिर बार्गेनिंग पावर है। कुछ ना कुछ तो कंपनी के पास है जिसकी वजह से कंपनी इज एबल टू रिकॉर्ड हाइयर ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सोचो इसके पास, या फिर कंपनी का ये भी हो सकता है कि जो इस टाइम पे रॉ मटेरियल उन्होंने लिया है इन्वेंट्री गेन की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है प्लास्टिक का, जैसे कि बीच में प्लास्टिक के प्राइसेस बहुत नीचे चले गए थे, किसी कंपनी जैसे कि प्रिंस पाइप या दूसरी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक कंपनीज पकड़ लें। सो प्रिंस पाइप के केस में फॉर एग्जांपल, या दूसरी कंपनी के केस में, कोई 162, इफ आई रिमेम्बर 162 केजी पर ऐसा कुछ चल रहा था। तो उस टाइम पे इन्होंने अपना पाइप का जो प्लास्टिक लिया था, प्लास्टिक यहाँ पे लिया था इन्होंने, तो इन्होंने पहले से ही, क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा कि जब मैं बनाऊंगा अब जाकर के बेचूंगा, पहले से मुझे इन्वेंट्री रखना पड़ता है प्लास्टिक जो भी मैन्युफैक्चर करना, पीवीसी पाइप जो भी। ठीक है, तो इन्होंने पहले से ही बहुत ज्यादा इन्वेंट्री स्टोर करके रखा था। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, इन्वेंट्री सडनली जो पीवीसी के प्राइसेस उस टाइम पे इन्होंने लो पे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि लो पे बाई किया था, लो पे खरीदा था, मतलब 100 रुपए केजी खरीदा था, बाहर मार्केट में सडनली पीवीसी का प्राइसेस फिर क्या हो गया, 180 चले गए, जस्ट समझने के लिए। तो 80, इतना तो नहीं है लेकिन 80% का ग्रोथ दिखा रहा है, 80% से जंप हुआ। तो अब ये कंपनी जो पहले 100 रुपए के हिसाब से पाइप बेचती थी, क्या वो 100 रुपए के हिसाब से पाइप बेचेगी 1 मीटर का, नहीं, दे विल इंक्रीज इट टू अराउंड 120 रुपीज, जिसकी वजह से कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। समझने के तौर पे मैं आपको दे रहा हूं, या ये इन्वेंट्री गेन की वजह से कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। या फिर क्या हो सकता है, इसके केस में पीवीसी का जो आपने प्रिंस पाइप का शेयर प्राइस देखा था, काफी ज्यादा कोलैप्स हुआ। आप टाटा चिंतन का देख सकते हो, जहां पे एसडीए का भी प्रॉब्लम हुआ था, या फिर और कंपनीज में भी आप नोटिस करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, इन्वेंट्री इन्होंने हाइयर पे खरीदा था, फॉर एग्जांपल 160 पे, इफ आई रिमेंबर 160 170 के आसपास लिया रहेगा फॉर एग्जांपल, और उस टाइम पे पीवीसी के प्राइसेस क्या हुए ना, कोलैप्स हो गए।
अब जो मार्केट के अंदर सबको पता चलेगा, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को जो पाइप बेचते हैं, कि हम प्रिंस पाइप से 140 रुपए के भाव पे क्यों खरीदें जबकि पीवीसी का प्राइस ऑलरेडी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको इन्वेंट्री लॉस हुआ जिसकी वजह से इनका ग्रॉस प्रॉफिट फिर से नीचे चले गया, समझने के लिए 20% पे चले गया। तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है, अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, इसका मतलब कंपनी हर एक साइकिल में अच्छा परफॉर्म करती है एंड दे हैव सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, और कोई मोट है, हम जो आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। या फिर कंपनी का सडनली कोई प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, कोई हाई मार्जिन कंट्रीब्यूट करता है, कोई लो मार्जिन कंट्रीब्यूट करता है, या या फिर आपका मैं कह सकता हूँ कि कुछ इन्वेंट्री गेन का फायदा हुआ, इन्वेंट्री लॉस का फायदा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने क्या समझा है आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट को किस तरीके से देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ ले चलता हूँ आपको, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे कोई भी स्टॉक एज अ रिकमेंडेशन बाय और सेल का बिल्कुल नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे एजुकेशन के हिसाब से आप ये ट्रेनिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल अर्किन केमिकल का, फिलहाल मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ, अर्किन केमिकल इंडस्ट्री, इसका रिसेंटली आईपीओ आया था। सो व्हाट आई एम नोटिसिंग इन दैट कि अगर मैं इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन जिसको समझने के लिए ऑपरेटिंग या ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग मार्जिन 39%, 51% मतलब जून का है। सो व्हाट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटिंग दिस हायर ऑपरेटिंग मार्जिन। ये ऑपरेटिंग मार्जिन की कंपनी एक टाइम पे 20% 24% के आसपास है, कैसे इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपांड हो रहा है, व्हाट इज द मेन। सो इसके लिए मैंने क्या किया ना, इस कंपनी का रिपोर्ट ओपन करके पढ़ना चालू किया, अर्किन केमिकल का, एंड आई गॉट टू नो कंपनी जिसमें डील करता है, दे आर डीलिंग इनटू मरीन स्पेशलिटी केमिकल, जो कि आपका ब्रोमीन ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि नॉन मेटालिक में एक ही लिक्विड फॉर्म में रहता है, एंड दे आर डूइंग एक्सपोर्ट, ऑलमोस्ट 42% अकाउंट करते हैं, इफ आई रिमेंबर, ऑलमोस्ट ये एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है इंडिया में। सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग, नाउ दे आर एक्सपांडिंग द कैपेसिटी। तो इसकी वजह से दे आर गोइंग टू डू अ मच बेटर इन लॉन्गर टर्म। यहाँ पे आप डीवीज का भी मैं लॉरस लैब का ले लेता हूँ, क्योंकि मैं लॉरस लैब को 2020 से ट्रैक कर रहे हैं, 2019-2020 के आसपास से। सो लॉरस लैब के केस में भी अगर आप देखोगे ना, कि यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखोगे बीच में एक्सपांड हुआ था, 20% ऑन एन एवरेज कंपनी रखती थी, सडनली 32% से 32-29% के आसपास पहुंच गया, तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, राइट। तो उसकी वजह से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ना, वो रॉकेट की तरह गया था। और आपको याद होगा कोविड के टाइम पे जो मोल्यूपिराविर करके एक वैक्सीन ये सब का जो ड्रग्स था, उसका जो बिजनेस है वो शॉर्ट अप हुआ था, और अभी के टाइम पे वो चीज नीचे जा रहा है, क्योंकि जो ये कंपनी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है उसका सेल्स नीचे जा रहा है। लेकिन नाउ दे आर गोइंग टू इंप्रूव इन लॉन्गर रन बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन सीडीएमओ, राइट, जो कि इनका कंट्रीब्यूशन आगे प्लान कर रहे हैं 50% के आसपास, जो मैं आगे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे आप और भी ले सकते हो जो कि कंसिस्टेंट रहे हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एलिकॉन, एलिकॉन इंजीनियरिंग आप ले सकते हो, या सुप आई थिंक, इसका भी आई थिंक कंसिस्टेंट रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो रहा है कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केस स्टडीज बहुत सारे मिलेंगे आपको। सो हमने यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट समझ लिया कि क्या है। नाउ गोइंग बैक नेक्स्ट अहेड, उसके बाद आता है आपका एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन इज नथिंग बट कि एबिटा मार्जिन के अंदर में क्या आएगा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्या कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर, यहाँ से हमने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था, 40 का ना। लेट्स कंसीडर एज अ ग्रॉस प्रॉफिट फिर से अराउंड 40। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी नंबर ले रहे हैं 40, उसमें से सेलिंग जनरल कॉस्ट, मतलब आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, रेंट वेंट का, वो मिला करके फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का है, चले जाता है, तो आपका कितना बचता है 30 इबिट्टा, राइट। अब ये जो इबिट्टा है, इबिट्टा बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसको ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो आपका एक्चुअल में जो स्क्रीनर पे हमने देखा वो इबिट्टा था, ऑपरेटिंग मार्जिन था, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं था, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो इबिट्टा है, यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 100 करूंगा, जो सेल्स था, तो 30% इज इबिट्टा मार्जिन। अब जिस कंपनी का इबिट्टा मार्जिन हायर होगा, डेफिनेटली दे हैव सम काइंड ऑफ मोड, नो डाउट, राइट। तो हायर द इबिट्टा मार्जिन, इसका मतलब क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाकर के बढ़ सकता है। वी हैव टू चेक उनका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट मिक्स कैसा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, SSWL स्टील करके कंपनी है, तो उनका एलॉय मिक्स इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ हायर बिजनेस इन लॉन्गर रन, राइट, दैट इज व्हाट दे आर फोकसिंग। सिमिलर आप प्रिकॉल कर ले सकते हो, वेयर दे आर फोकसिंग ऑन ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट हायर बिजनेस इन देयर
गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो इबिट्टा हायर है तो कंपनी आगे जाकर प्रॉफिट अच्छा रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। तो इबिट्टा भी आप जाकर नोटिस कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका इबिट्टा, मेरा फॉर एग्जांपल आया, कितना आया था वहां पे, ऑलमोस्ट हमने उसमें से 10 माइनस किया था तो हमारा यहाँ पे बचता है 30, 30 का बचा था। अब मेरा इसमें क्या आएगा ना कि कोई मशीन्स मैंने इक्विपमेंट खरीदा रहेगा, मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कोई मशीन्स खरीदा रहेगा, कोई इक्विपमेंट खरीदा रहेगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्विपमेंट खरीदा था 10 रुपए का, ठीक है। तो उसके ऊपर मतलब सॉरी मतलब 100 रुपए का मैंने इक्विपमेंट खरीदा था या 500 रुपए का, सॉरी इफ आई रिमेम्बर 500 का खरीदा था। एंड उसके ऊपर डिप्रिशिएशन मुझे लग रहा है कितना, 10 रुपए का। तो स्टार्टिंग में अगर मैं, आज मेरी कंपनी है, अगर मैं आज मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर ला करके लगा देता हूँ तो डेफिनेटली मेरा डिप्रिशिएशन कॉस्ट सडनली क्या होगा, शूट अप होगा, राइट। उसकी वजह से मेरा क्या होगा, प्रॉफिट शायद कम हो जाए, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। लेकिन एक साथ ये 500 तो चार्ज नहीं करेगा, तो डिप्रीशिएशन मुझे हर साल कुछ ना कुछ 50 या जो भी, यहाँ पे 10 ले लेते हैं फिलहाल समझने के लिए कि 10 लिया है, तो इनके पास क्या बचेगा, डिप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन हमने कट कर दिया, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है जो कि आपको शो करना है, क्योंकि एक साथ आप शो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बचता है, कितना बचता है यहाँ पे, अराउंड 20 का, 20 रुपीज का बचा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो इसको भी चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 20 डिवाइड बाय सेल्स का 100, तो आई विल गेटिंग 20% एज अ एबिट मार्जिन, ठीक है, 20% एज अ एबिट मार्जिन। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम स्टेटमेंट के अंदर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके अंदर कुछ नहीं, सेम आपको क्या करना है इसके अंदर में, जो हमारा ये बचा था, कितना बच गया था नॉर्मल, उसमें 10 माइनस करके हमारा आई थिंक ये 20 बच गया था इफ यू रिमेम्बर, 20 बचा था। उसमें से अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मशीन्स मैंने लिए थे, इक्विपमेंट लिए थे, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 रुपए का पे करता हूँ, ठीक है, 5 रुपए पे किया तो मेरे पास कितना बचता है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 रुपए का बचता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना, सिंपल टर्म में मैं आपको बता रहा कि कैसे कैलकुलेशन होता है। उसके बाद मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा था, नियरली 15 रुपीज के आसपास बचा था यहाँ पे। उस पर अब मुझे सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ेगा जो कि 22% के आसपास से पहले हायर हुआ करता था, आफ्टर 2019 के बाद जो कॉर्पोरेट टैक्स लोअर हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पकड़ते, जस्ट समझने के लिए हम यहाँ पे पकड़ते 20% का टैक्स मुझे देना है, तो 20% का टैक्स यहाँ पे 3 रुपए का आ जाता है, ठीक है, 3 रुपए का आता है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट कितना बचता है, 12 रुपए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो 12 डिवाइड बाय 100, मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया 12%। तो 12% मेरा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आ गया, विच इज अ वेरी गुड नंबर, मतलब इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन हाइयर द प्रॉफिट मार्जिन अ वेरी गुड बिजनेस। लेकिन ये जो एक्चुअल में प्रॉफिट आया है, क्या ये एक्चुअली में आया है कि ये सिर्फ इन्फ्लेटेड है, इसके लिए मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। सो ये मैंने आपको फिलहाल सिर्फ डी कोड करना बताया, राइट। गोइंग अहेड इसमें मेरा आ जाता है, उसके बाद जो हमने 12 रुपए का क्या किया था, सेल्स किया था, पैट कितना किया था हमने, 12 रुपए का, मतलब यहाँ पे 12 रुपए का प्रॉफिट किया है हमने समझने के लिए। एंड नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास फॉर एग्जांपल कितना है, 10 है, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 10 है, 10 तो होता नहीं, 10 करोड़ होता है या फिर 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख ऐसे होते हैं नंबर ऑफ शेयर, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पे 10 लिया है। तो ईपीएस क्या आएगा मेरा, 12 डिवाइड बाई 10, अर्निंग प्राइस पर शेयर कितना आएगा, 1.2। यहाँ पे क्या नोटिस कर रहा हूँ कि कंपनी का 1 रुपए के ऊपर जो भी है पर शेयर, कंपनी इज मेकिंग 1.2 फॉर शेयर होल्डर्स, राइट। तो हमने यहाँ से ईपीएस कैलकुलेट किया। और आगे इनकम स्टेटमेंट में लास्ट अगर हमको देखना है कि कुछ कुछ कंपनी होती है कि डिविडेंड पे करती है, प्रॉफिट नहीं बनाती रहती है, तो डिविडेंड फॉर एग्जांपल इस कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था, 12 रुपए का। ये जैसे कि वेदांता है या कुछ दूसरी कंपनीज है, कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो बाहर से लोन लेकर के अपना डिविडेंड पे करती रहती है। या फिर वॉरेन बफेट जैसे बिलीव करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर द कंपनी हु आर नॉट पेइंग अ डिविडेंड, जो कि फोकस कर रहे हैं जो डिविडेंड लॉन्ग रन में पे करे, अभी पे ना करे, जो कि वो पैसा जो आता है, मतलब इसमें से फॉर एग्जांपल ये 12 रुपए का इसका प्रॉफिट हुआ इस कंपनी का, 12 में से क्या करते हैं वो 20% निकाल देते हैं, मतलब 2 रुपए डिविडेंड का निकाल दिए, और ये 2 रुपए जो वो 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब टू जो दिया है 2 डिवाइड बाय जो आपका पैट है, डिविडेंड पे आउट एज अ परसेंटेज ऑफ, अगर इसका निकालेंगे रेट, ठीक है। या फिर 2 डिवाइड बाय 10 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी है, तो 0.2, हर एक 10 शेयर होल्डर है तो 10 लोगों को 0.2 के हिसाब से पैसा मिलेगा, है ना, 20 पैसा है जो भी है। तो डिविडेंड पे आउट निकालना है, तो यहाँ पे 20% आप डिविडेंड पे करो अपने प्रॉफिट का, which is only good for a company having an asset light business model, जहाँ पे assets पे वो डिपेंडेंट नहीं होते, जैसे कि आईटी कंपनीज होती है या
नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनीज होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, वो इतना हायर डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए। दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन री इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी टू प्ले आउट अ कंपाउंडिंग इफेक्ट इन लॉन्ग रन। तभी जाकर के कंपनी री इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी ग्रो होगा, फिर लॉन्ग रन में अगर डिविडेंड पे करती है दैट इज अ गुड साइन। तो ये चीज हमको नोटिस करना है हर कंपनी में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट अब हम रियल में देखना कैसे दिखता है। तो यहाँ पे देखोगे इनकम स्टेटमेंट जैसा मैंने आपको बताया उसको ही हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आपका इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर क्या क्या एक एक लाइन आइटम को समझेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स एक्सपेंस क्या क्या थे वो भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए, राइट। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया, ठीक है। फिर बाकी अदर चीजें इस पे हमारा फोकस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ पे मिल गया। तो कैसे लाना है, कुछ नहीं। उसके लिए आपको यहाँ आना है यहाँ पे आकर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है फाइनेंशियल ईयर का। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ना, इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट जो भी दिख रहा है ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखो, क्योंकि स्टैंड अलोन अभी आजकल तो बहुत सारी कंपनी के पास सब्सिडी ज्यादा होती है, तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होता है, तो उसके लिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखना जरूरी है। यहाँ पे कंट्रोल F करके क्या करोगे आप, रेवेन्यू लिख दो या इनकम स्टेटमेंट फिलहाल लिखते हैं। अगर इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है इनके यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, इनकम है मतलब सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और अदर इनकम यहीं पे ऐड कर दिया गया है। उसके बाद एक्सपेंसेस के अंदर में आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चेंजेस इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। उसके बाद ये जो दो दिखा है ना यहाँ पे, ये वाले, ये जो एक दो तीन, दीज आर पार्ट ऑफ योर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद जो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है दैट इज योर SG&A, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर फाइनेंस कॉस्ट आ गया, फिर डिप्रेशन अमोर्टाइजेशन आ गया, अदर एक्सपेंस आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। और आप जितने भी रिपोर्ट्स ओपन कर, जैसे हमने इसका ओपन किया, हम एक और ओपन कर लेते हैं, मार्क्स फार्मा करके कंपनी है, या फिर कोई और कंपनी लेना तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट पे आओ, यहाँ पे जाकर के आप एनुअल रिपोर्ट को ओपन करो, यहाँ पे आप जाकर के उसके पॉइंटर्स देख लो कि कहाँ पे इनकम स्टेटमेंट, ऊपर में ही पेज नंबर दिए रहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट कहाँ लिखा है इन्होंने, या आपका स्टेटमेंट एनालिसिस रहेगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे दिया बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखो 189 के पेज पे दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आप 189 के पेजेस पे जा सकते हो, या कंट्रोल F करके प्रॉफिट एंड लॉस भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे देख रहे हैं 189। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो ऑडिटर रिपोर्ट्स है, ठीक है, तो यहाँ मुझे 189 के आसपास में दिख जाएगा। ये रहा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। सेम आपको क्या दिख रहा है, रेवेन्यू, यहाँ पे एक्सपेंसेस, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसके बाद जो टैक्सेस लगाने के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया, ठीक है। तो हमने यही वाला स्नैपशॉट वहां पे लगाया है। इस तरह से आपका इनकम स्टेटमेंट नजर आता है।